Hello students, I am Madhiha Fatma from Golden Arc Academy. Hope you all are doing well and awesome and आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे. आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने ऑनगोइंग चैप्टर सेल से. तो मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग 9th एंड 11th मिक्स करके चल रहे हैं, मतलब साथ लेके चल रहे हैं. तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल दोनों मिला के, ठीक है. तो अभी तक हमने पार्ट 1 में, अगर आप अवेयर होंगे तो आपने देखा होगा अभी तक कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने देखा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बारे में. फिर उसके बाद हमने देखा था सेल वॉल के बारे में, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मेरा होगा. अगर आप अवेयर नहीं है तो आप ज़रूर जा करके देखें, ठीक है. तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज न्यूक्लियस. तो लेट्स पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस. उससे पहले आप मुझे ये बताओ, मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास, जब हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. हमने साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ा था. तो आप बताओ कि किसने डिस्कवर किया. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया, ठीक है. जिनको याद है वेरी गुड, और जिनको याद नहीं है आप यहाँ पे याद कर लो ध्यान से, ठीक है. तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. कौन से ईयर में? इन 1931 में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है. अब हम लोग अगर रफ डायग्राम में बनाऊं तो हम अवेयर है, जैसे मान लो कि ये मैंने प्लांट सेल का डायग्राम बनाया रफली, और उसमें मैंने अभी डाला न्यूक्लियस, ठीक है. ये बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, वेट. ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये आपका बड़ा सा स्पेस लेता है, ये होता है वैक्यूल, और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है. जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनल में हम लोग बेसिकली बात पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इन सब के बारे में, तो अभी मैं वो आपको नहीं बताऊंगी. हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे डायग्राम में हम लोग बनाते जाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ है और कैसा दिखता है. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट न्यूक्लियस, तो अभी मैं बेसिकली सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करूँगी, ठीक है. ये आपका मान लो कि दिस इज द प्लांट सेल, एंड ये आपका सेंटर में इतना बड़ा सा न्यूक्लियस है. और देखो एक डिफरेंस हम लोग आगे जाके ये भी पढ़ेंगे अबाउट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल, दैट कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस छोटा होता है एज कंपेयर टू द एनिमल सेल. प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता. तो ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग फोकस करते हैं ऑन द टॉपिक न्यूक्लियस, ठीक है. अभी न्यूक्लियस का क्या है, दैट इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन known as nuclear membrane, ठीक है. अभी इसका क्या काम होता है? अगर आप देखो यूनिसेल्यूलर की बात करो आप, तो यूनिसेल्यूलर में क्या होता है बेसिकली? यूनिसेल्यूलर में सेल डिवाइड करता है, और सेल कैसे डिवाइड करेगा? जब उसका न्यूक्लियस उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. तो अभी हम देखेंगे कि सेल है, और सेल में बिफोर डिवीजन न्यूक्लियस का अपीयरेंस नॉर्मल होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमैटिन्स, क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स कैसे होता है? इंटरवाइंड, मतलब कि वो ऐसे कुछ अपीयरेंस में होते हैं. ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है. न्यूक्लियस में आपका इस फॉर्म में होता है क्रोमोसोम्स, मतलब कि ये अनस्पेसिफाइड होते हैं. ये है आपका न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या है? ये है आपका क्रोमोसोम्स. या आप मैं अभी डायग्राम में बता रही हूँ और मैं ये सब चीज़ लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम्स
और क्रोमोसोम किस टाइप में है? इंटरवाइंड। इंटरवाइंड क्यों है? इंटरवाइंड है बिफोर डिवीजन, ठीक है, ये बिफोर डिवीजन में इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियस हम लोग ने ये पढ़ा क्रोमोसोम। अब क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेल में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है तो वो सेम कलर का हो। तो उन्होंने बेसिक डाई का अप्लाई किया, बेसिक एसिडिक, उसकी बात कर रही हूँ मैं, बेसिक डाई। तो एक साइंटिस्ट आए फ्लेमिंग नाम के, उन्होंने बेसिक डाई अप्लाई किया न्यूक्लियस पे एंड फिर ऑब्टेन किया कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप अगर अपने क्लास 9 के NCERT बुक के एक्सपेरिमेंट में देखोगे तो जैसे प्रीवियसली हमने बताया था अबाउट द अनियन पील, अनियन पील को हमने लिया था एंड उसमें सैफरन डाला था, फिर हमें जूम करके देखा था तो उसमें वो सेल हमने पढ़ा था कि हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर आया था जिसको हमने डिस्कवरी किया था सेल। और सिमिलरली अगर आप अनियन पील लो और उसमें आप आयोडीन का सॉल्यूशन लो और उसको आप माइक्रोस्कोप में देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, बिकॉज कि आपको नेकेड आईज से दिखेगा नहीं कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है, तो यू विल ऑब्जर्व कि देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन्ड इन एवरी न्यूक्लियस। और ये चीज़ तो बताया गया और उसमें एक और एक्सपेरिमेंट दिया गया है अबाउट द चीक सेल। आप कुछ लो, जस्ट लाइक हमने देखा होगा अभी जो RT-PCR टेस्ट हो रहा है हमारा, तो हमारा नोज से सैंपल लिया जा रहा है, तो वैसे ही मैं आपको एक बता रही हूँ, लाइक आप ईयरबड्स लो और आप चीक से कुछ चीक सेल निकालो और आप अगर उसको स्लाइड पे रखोगे, उस पर वाटर ड्रॉप डालो और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालो या फिर मिथाइलिन डालो और उसके बाद उसको कवर करो स्लिट से और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व द चीक सेल, द न्यूक्लियस इज ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो इस सेल के डिफरेंट कलर्स की डिस्कवरी कौन सा साइंटिस्ट ने की थी? दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग्स, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में लिखेंगे about the scientist nucleus stained by basic dye was discovered by फ्लेमिंग, ठीक है। अभी हमने तो देख लिया, अभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियस पार्ट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, फिर क्रोमोसोम के अंदर होता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन के अंदर होता है क्या? क्रोमैटिन के अंदर होता है हमारा DNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। यह आपका बेसिकली स्ट्रक्चर होता है व्हेन यू से अबाउट न्यूक्लियस, ये आपको याद होना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन एंड क्रोमैटिन के अंदर आता है DNA एंड प्रोटीन। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा है कि सेल डिवाइड करता है, राइट, उसमें तो सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती नहीं है, मतलब कि असेक्सुअल होता है सिर्फ, तो सेल डिवाइड करता है, मतलब न्यूक्लियस भी उसका डिवाइड करता है। तो न्यूक्लियस डिवाइड करना मतलब क्या? जो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो होता है इंटरवाइंड, ठीक है, न्यूक्लियस इंटरवाइंड क्रोमोसोम। इंटरवाइंड मतलब समझ रहे हो ना, वो उलझा हुआ एक दूसरे में। फिर उसके बाद यही आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन, या आप अवेयर होंगे कि आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर देता है। तो ये इंटरवाइंड क्रोमोसोम है और न्यूक्लियस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस फिर ऐसा स्पेसिफाइड होता है कब?
ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिविजन। अभी हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, द इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब क्या? न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ डिविजन। ठीक है, द इंटरफेस न्यूक्लियस एक्सटेंड itself during the time of division and forms the intertwined nucleus to a specified क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि जो इंटरफेस न्यूक्लियस है मतलब क्या, जो न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ डिवीजन है वो अपने आप को एक्सटेंड करेगा और जो ये उलझा हुआ क्रोमोसोम है वो अपने आप को स्पेसिफाइड क्रोमोसोम में डिवाइड करेगा। अभी फिर हम लोग फर्दर देखते हैं क्या कि जो क्रोमोसोम स्पेसिफाइड है वो खुद को क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन बनता है दो चीज़ों का। किन किन चीज़ों का? एक डीएनए और एक प्रोटीन, ये दोनों का बनता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है? डीएनए। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग डीएनए के बारे में भी लिख लेते हैं। Chromosome contains information for inheritance of parents to their offsprings with the help of DNA। एंड डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमने डीएनए के बारे में देख लिया कि डीएनए क्या करता है, हमारा जो क्रोमोसोम के अंदर होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, फ्रॉम पेरेंट टू दी ऑफस्प्रिंग्स, नेक्स्ट जनरेशन बढ़ाता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये मैं मिटा देती हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सारा पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट लिखेंगे that chromosome is composed of
डीएनए एंड प्रोटीन। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे द डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल that passes information from one generation to other। फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे अबाउट, हमने क्रोमोसोम देख लिया, हमने डीएनए के बारे में कुछ पढ़ लिया। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमने डीएनए देख लिया, राइट। अभी डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। द फंक्शनल part of DNA is known as क्या? It is known as gene, ठीक है। यहाँ तक हो गया। द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, फिर डीएनए, जीन, प्रोटीन कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है। लेट मी क्लेरिफाई अगेन। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिन है, ठीक है। अभी क्रोमोसोम का कॉम्पोजिशन कैसे होता है? फ्रॉम डीएनए एंड प्रोटीन। अभी डीएनए का फंक्शनल पार्ट क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? इट इज नोन एज जीन, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे दैट क्रोमैटिन मटीरियल is entangled when the cell do not divide, ठीक है। but during the time of सेल डिवीजन, अभी मुझे आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी कि जब हमारा क्रोमैटिन डिवाइड करेगा तब क्या होगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन में क्या चेंजेस आएंगे? जल्दी सोचो और बताओ मुझे। जब डिवाइड करना होगा सेल को तो क्या होगा? क्रोमैटिन gets organized and forms chromosome। क्लियर? क्रोमैटिन इंटैंगल है और जब क्रोमैटिन और सेल डिवीजन के टाइम में जब ऑर्गेनाइज होगा तब वो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम, जिसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? वी सी ना, अगर आप लोग अवेयर होंगे तो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द न्यूक्लियस कि क्या पार्ट होगा कि ठीक है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है।
अभी द न्यूक्लियस प्ले सेंट्रल रोल इन सेल डिवीजन, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जब सेल डिवीजन की बात हो तो सेल एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्या करता है वो कि वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे अबाउट कि वो अपने इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि आप उसको जैसे इन्वायरमेंट में लाओगे वैसे उस न्यूक्लियस का केमिकल कॉम्पोजिशन होगा ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे it plays crucial role along with the environment depending upon the interaction with the external environment, it makes its केमिकल एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें क्या है कि इट प्लेज क्रूशियल रोल along with the environment depending upon the interaction with the external environment and then it makes its chemical activities। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे केमिकल जैसे environment में आप उस न्यूक्लियस को लाओगे तो वैसे ही वो अपना केमिकल कॉम्पोजिशन बनाएगा और वो अपना फंक्शंस करेगा। ठीक है, यहाँ तक डन। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है और उस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कुछ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नियरली टू एब्सेंट होता है या लैक करता है। लैक मतलब क्या, एब्सेंट होना या फिर नॉट वेल डिफाइंड होता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं द प्रोकैरियोटिक सेल। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होता है उसे क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली अभी हम लोग इस पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंसेस लिखेंगे ऑन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यहाँ तक डन। अभी इधर आप लोग हम लोग चार्ट बनाएंगे, बाद में पहले कुछ लिख लेते कि the organisms in which nuclear membrane is not well defined or lack nuclear membrane, then it is known as प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अभी प्रोकैरियोटिक सेल मतलब क्या, जो वेल डिफाइंड नहीं है। तो अब आप ये चीज देखो, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने का, सबसे पुराना। मतलब क्या कि जितनी पुरानी चीज उतनी, मतलब जितना ओल्ड चीज उतना पुराना। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो, अगर हम लोग सबसे कॉमन फ़ोन की बात करें
तो पहले क्या था, पहले नोकिया था सबसे कॉमन डब्बा फ़ोन जिसमें कि कीपैड्स था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एडवांस फॉर्म आया, फिर हमारे पास एंड्रॉयड आईफोन्स आने लगे, राइट। तो वैसे ही पहले ज़माने में पहले का जो जिस सेल की बात करें वो है प्रिमिटिव सेल, तो प्रोकैरियोट। और जैसे जैसे एडवांस फॉर्म आने लगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्यों, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रिमिटिव, कैरियोटिक, कैरियोटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कैरियोटिक मतलब कैरी ऑन, एंड कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब क्या होता है, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी द ऑर्गेनिज्म इन विच, अभी नेक्स्ट लिखते हैं, द ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is well defined, then it is known as यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी हम लोग क्या देखेंगे आगे, और भी है कुछ कि इसको हम लोग अब क्या करते हैं ना कि टेबल के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। तो जैसे मैं इधर का पॉइंट आपका मिटा दे रही हूँ, हमें डिफरेंशिएट पढ़ना है किसके बारे में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में। आपने अगर ये पॉइंट लिख लिया वेरी गुड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, तो सब लोग आप लोग टेबल बनाओ और हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। अभी देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि वो पुराने ज़माने का है, तो अभी ये बताओ क्या पुराने ज़माने के फ़ोन में कैमरा होता था? नहीं, अभी में होता है। तो आप कैमरा होता था, फिर उसके बाद क्या पुराने ज़माने में आपको ऑनलाइन गाना मिलता था? नहीं, अभी आपके पास स्पॉटिफाई है, विंक म्यूज़िक है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे कई फीचर्स आने लगे फ़ोन में। सिमिलरली प्रोकैरियोटिक में जो हमारे एप्लीकेशंस फीचर्स है फ़ोन के, वो सेल में क्या होता है, वो सेल में होता है सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में क्या आता है आपका, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो ऐसे ऐसे और भी चीज़ें आती हैं। तो वैसे ही प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने ज़माने का, पुराने ज़माने के मतलब ये सारे फीचर्स उसमें लैक करते हैं, मतलब फीचर्स नहीं थे। यूकैरियोटिक मतलब कि एडवांस में मतलब कि ये सारे फीचर्स थे है उसमें, ठीक है। तो अभी इधर लिखेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और इधर लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप यही लिख लो जो हमने लिखा था, वापस से लिख लो, दैट प्रोकैरियोटिक लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक में क्या आएगा, हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट होगा आपका क्या, डू नॉट, फिर उसके बाद आप लिखो लैक सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें लिखो डू नॉट लैक सेल
ऑर्गेनल्स। अभी अगर लैक सेल ऑर्गेनल्स, नॉट लैक सेल ऑर्गेनल्स लाइक गोल्गी बॉडी, फिर उसके बाद क्या आएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर डाल दो आप ETC, क्योंकि और भी है नाम जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी तीसरा पॉइंट आपका क्या आ सकता है प्रोकैरियोटिक में, सोचो। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अगर क्लोरोफिल बनाना होता है तो प्रोकैरियोटिक में क्लोरोफिल बनता है विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। ठीक है, तो हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द क्लोरोफिल formed is with the help of sac like structure known as vesicles। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, द क्लोरोफिल फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस is formed with the help of plastids। ठीक है, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन हुआ, और भी डिफरेंसेस है वो हम लोग इधर लिखते हैं। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। यूकैरियोटिक इज एडवांस, प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीन पुराना, पी से पुराना, पी से प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या डिफरेंस आएगा हमारा, साइज। साइज की बात करें अगर, साइज के इधर अभी हमने ऐसे डिफरेंस पढ़ा है ना, इधर अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, साइज के बेसिस पे क्या होता है, प्रोकैरियोट पुराना, पुराना मतलब कि एकदम छोटा छोटा छोटा, तो उसका साइज क्या होगा 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये माइक्रो का साइन होता है, माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि यूकैरियोटिक की बात करें तो ये जनरली 1 से 500 माइक्रोमीटर का साइज होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इससे आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज डिफरेंस ही है यहाँ पे, क्या है डिफरेंट, ये बेसिस पर है। अभी हम लोग देखेंगे अबाउट द, हमने जैसे पढ़ा था न्यूक्लियर रीजन के बारे में। न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड होता है, नहीं। तो न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, और जब ये नॉट वेल डिफाइंड होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड। फिर नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है अपॉन द क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम होता है सिंगल, और यूकैरियोटिक में होता है
डबल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक में क्या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है? नहीं, तो इट इज एब्सेंट। बट अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो हमने टोटल डिफरेंस पढ़ लिया अबाउट यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अभी आपके लिए इतना ही है, इंक्लूडिंग 9th एंड 11th। उसके बाद में जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा वास्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे इस टॉपिक से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर विच वी विल कंटिन्यू ऑन द टॉपिक ऑफ न्यूक्लियस। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर क्लासमेट्स टू। सो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो आप। ऑल द बेस्ट।